आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन, और स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, कभी स्लोप दिखता है, कभी ग्रेडियंट दिखता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट अगर कहीं आ गया धोखे से तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम पहली बार सुन रहे हैं और हमने इसको पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो स्लोप का ही नाम क्या है? ग्रेडियंट। यूजुअली हम लोग स्लोप शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्लोप का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब आप मतलब समझेंगे तब तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। स्लोप कहते हैं ढलान को। किसको? आप सब ने बचपन में प्ले स्कूल में या अपनी नर्सरी KG1 KG2 या 1 2 3 की क्लासेस में आपने एक स्लाइड में फिसला है कभी? आप फिसले हैं कभी स्लाइड में? स्लाइडिंग किए होंगे ना, हमारे स्कूल में भी है ना स्लाइड करने वाला। ठीक है, तो जब आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होते हैं तो हर इंक्लाइन प्लेन का अपना एक ढलान होता है, ढलान होता है, उसी ढलान को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक बात, क्या बोलते हैं? तो स्लोप का जनरल मीनिंग क्या चीज़ है? ढलान। जो आप फिसलन पट्टी में स्लिप करते हैं तो उसमें ढलान होती है, इसलिए स्लिप करते हैं। हम आपको ज़मीन में बोलेंगे स्लिप कर जाओ बैठे बैठे, तो स्लिप होगे क्या? और अगर हमने ज़मीन का ये हिस्सा ऐसा कर दिया और यहाँ आपको बैठा दिया तो आप बड़े मज़े से स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी लाइन में या किसी भी सरफेस में स्लोप कैसे पैदा हो जाता है? स्लोप ऐसे पैदा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, ज़मीन की सरफेस से एक एंड का जो लेवल है उसको ऊपर कर देते हैं और एक लेवल को नीचे रखते हैं। एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे, ये दो एंड हैं किसी सरफेस के, समझ रहे हो? जैसे ये पुस्तक है हमारी, ठीक है, ये बुक है, ये अभी आप जब वहाँ से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये बराबर दिखेगा, प्लेन। अगर मैं ये हिस्सा ऐसे उठा दूँ तो फिर इसमें एक ढलान पैदा हो गई। अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ रखूँगा वो स्लिप करके यहाँ नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो आप जितनी मर्जी उतनी चीज़ें यहाँ रखते रहिए, कोई चीज़ अपनी जगह से खिसकेगी नहीं। ठीक है, तो खिसकाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक हिस्सा ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा? इसमें ढलान पैदा हो गई। अदरवाइज दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज ए सरफेस, नॉर्मल सरफेस। सरफेस है ना, ये हाथ हमारे से चला रहे हैं, बढ़िया फ्रीली हाथ चल रहा है, दिस इज नोन एज सरफेस। अगर इसी सरफेस का एक हिस्सा, एक लेवल ऐसे उठा दिया जाए और एक लेवल को नीचे कर दिया जाए, एक एंड ऊंचा एक एंड नीचा, तो ये सरफेस अब कैसी हो गई? बराबर सरफेस है कि टेढ़ी हो गई? ये टेढ़ी सरफेस हो गई। टेढ़ी सरफेस को हम बोलते हैं इंक्लाइन। इंक्लाइन होना, टेढ़ा हो जाना। ठीक है, और इंक्लाइन जो सरफेस होती है उसमें क्या खूबी पैदा हो जाती है? उसमें स्लोप आ जाता है, स्लोप, ढलान। अब हम यहाँ कोई भी चीज़ रखेंगे ये फिसल के नीचे चला जाएगा। ठीक बात, तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है? स्लोप होता है। अब मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम लोग स्लोप का कैलकुलेशन करते हैं। इट इज़ ए मेजरेबल क्वांटिटी, दैट्स वाई इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम नाप लेते हैं, स्लोप को। ठीक है, इसको नापने का क्या तरीका है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत ध्यान से उसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही है जो आप फिसलन पट्टी में फिसलते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा स्लोप का। ये देखिए, सपोज दिस इज ए ग्राउंड, यहाँ पे मैं 2-3 लाइनें बनाता हूँ और आप मुझे जवाब देंगे कि किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या है? किस में से जल्दी फिसल के नीचे आया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? समझे नहीं समझे? समझ गए। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, एक लाइन यहाँ से काउंट करिए ना, इसको 1 2 3 4, और उसके बाद हम ये लाइन ले लेते हैं 5। ठीक, दिस इज ग्राउंड, ये है लाइन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस लाइन इज 5th लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब अगर मैं एक बच्चे को यहाँ बैठाऊँ ऐसे, ये एक बॉल हमने यहाँ पे रखा और इस बॉल को छोड़ दिया तो बॉल यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ आ जाएगा, इधर फोर्स लगेगा, इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज़ बियॉन्ड अवर टॉपिक टुडे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 11th में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जब हम ऐसे इंक्लाइन करते हैं तो अर्थ के कारण जो फोर्स बनता है उसका एक कॉम्पोनेंट इंक्लाइन डायरेक्शन में काम करने लगता है और वो किसी भी चीज़ को खिसला के या फिसला के अपनी तरफ ले जाता है। कोई भी चीज़ बगैर फोर्स लगे हिल नहीं सकती, याद रखिएगा। तो अगर कोई चीज़ मूव होती है तो कंपलसरी उसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हम यहाँ फोर्स के कैलकुलेशन के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ स्लोप के कैलकुलेशन से बैठे हैं। आ रहा है समझ में? इसलिए हम फोर्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, समझ गए? ओके, यहाँ पर हमने एक बॉल रखा, ये बॉल यहाँ से स्लिप होता है, ऐसे स्लिप होते 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 यहाँ आ जाता है। इसी बॉल को अगर हम इस फिसलन पट्टी में रख दें ऐसे, तो ये भी स्लोप होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी बॉल को अगर हम ये वाले फिसलन पट्टी में ऐसे रख दें तो ये भी ऐसे फिसल के यहाँ तक आता है।
और इसी बॉल को अगर हम यहाँ पे रख दें ऐसे ऐसे, तो ये भी ऐसे फिसल के नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसी बॉल को अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये इस तरह से फिसल के इधर आना चाहता है। अब आप बताइए किसमें ज़्यादा जल्दी आप यहाँ पहुँचेंगे, नंबर 1, नंबर 5 या बीच के? नंबर 5 में क्यों? यहाँ से अगर आप छोड़े तो ये फट से नीचे आ जाएगा। सबसे जल्दी कौन आ रहा है? ये वाला आएगा, ये वाला, या ऐसे इमेजिन करो हमने 5 बॉल लिए सेम साइज के, एक बॉल यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, 5 बॉल रख दिए और इकट्ठे एक ही टाइम में सबको छोड़ दिए, तो सब फिसलेंगे। कौन पहले पहुँचेगा? 5 नंबर वाला। ऐसा काहे लगता है आपको? 5th नंबर वाला बॉल पहले क्यों पहुँचेगा ग्राउंड पे, बताइए? रीजन तो होगा ना, अगर वो पहले ग्राउंड पे पहुंचता है तो अगला क्वेश्चन तुरंत तैयार है कि काहे, वही क्यों? नहीं, फ्रिक्शन तो हर जगह होता है जी। है, हवा है, हवा रेसिस्ट करती है, एंड दैट रेसिस्टेंस फोर्स बाय द अप्लाइड बाय द एयर इज नोन एज बायोएंसी फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? बायोएंसी, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो रेसिस्टेंस हर जगह है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कौन सा बॉल पहले आया, आपका जवाब है 5वें नंबर का। तो अगला क्वेश्चन तुरंत आपके लिए रेडीमेड तैयार है कि क्यों आया, 5वें नंबर का बॉल नीचे पहले क्यों आएगा, 4था नंबर वाला क्या बिगाड़ा है, 3रे नंबर वाला क्या बिगाड़ा है? हाँ, इसका सही जवाब है क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका स्लोप इसका वाला सबसे ज़्यादा है, ये स्लोप सबसे ज़्यादा है, ये ढलान थोड़ी सी कम है, ये ढलान और कम है, ये ढलान और कम है, और ये वाली ढलान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाली लाइन देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दीज आर 2 एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। ये वाली लाइन में कितनी ढलान है? कुछ भी नहीं, इसलिए ये बॉल हिलेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा। ये क्या है? हमारी फर्श, जमीन, अर्थ बराबर है एकदम। आप कहीं पर भी कोई चीज़ रखिए वो लुढ़क के किसी दूसरे कोने में नहीं जाती, और यहाँ कोई भी चीज़ रखिए ये बिना लुढ़ के मानती नहीं है, ये आएगी ही यहाँ, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास ढलान है और सबसे ज़्यादा ढलान है, ठीक है, समझ गए। और ये वाली लाइन देखिए, इसके पास एक भी ढलान नहीं है, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे उठा दिया तो ढलान आ गई कि नहीं? ये इसके पास ऐसे ढलान आ गई जिसमें आप फिसल के आ सकते हैं। थोड़ा और उठा दिए तो इसके पास ज़्यादा ढलान आ गई कि वही ढलान है? ज़्यादा। और इसको ऐसे उठा दिए तो ये ढलान और ज़्यादा, और इसको ऐसे उठा दिए ये ढलान और ज़्यादा, दिख रहा है। तो किसी इंक्लाइन प्लेन को जब हम ऐसे उठाते जाते हैं तो इसका स्लोप क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। देखो इंक्लाइन प्लेन वही है, ज़मीन वही है, बॉल वही है, हम सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, एक बार इसको ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? उसको उठा रहे हैं। उठा रहे हैं कि नहीं? और उठाने से हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम एक कोना, ये कोना फिक्स है, सिर्फ इसको उठा रहे हैं ऐसे, अगर हम इसको उठा रहे हैं तो हो क्या रहा है? स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ने से होता क्या है? नीचे लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा स्लोप वाले इंक्लाइन पर रखा होगा वो सबसे फास्ट आ जाएगा, यानी उसको नीचे आने में टाइम कम लगता है। आ रहा समझ में? आया नहीं आया? अब इसको दूसरी लैंग्वेज में देखिए, जब हम इसको ऐसे रखते हैं, जैसे इसी के ऊपर हमने एक लाइन ऐसे बिछा दी ज़मीन के ऊपर, दिस इज़ 1 लाइन, तो बताइए ज़मीन के साथ इस लाइन का एंगल कितना? ये ऐसे दोनों लाइन ऐसे एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, पैरेलल है, एंगल कितना होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच? बोलिए, हमको नहीं दिखता एंगल। एंगल किसको बोलते हैं मालूम है? किसको बोलते हैं? 2 लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मातृभाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन कितनी झुकी हुई है। आया समझ? एक बिछी हुई लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन कितनी झुकी हुई है, इसका जो झुकाव होता है वो झुकाव कहलाता है एंगल। क्या कहलाता है? ये कम झुकी हुई है, ये ज़्यादा झुकी हुई है, ये और ज़्यादा झुकी हुई है, ये और ज़्यादा झुक गई, ठीक है। ये हम यहाँ से देखते हैं एंगल, दिख रहा है? ये दोनों हाथ जहाँ टच हो रहे हैं यहाँ से एंगल देखा जाता है। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितना झुकी हुई है, कितना इंक्लाइन है, दैट इंक्लिनेशन इज एंगल। ठीक बात? तो अगर ज़मीन के ऊपर ही हमने एक लाइन ऐसे बिछा दी पैरेलल, तो दोनों के बीच का झुकाव कितना, कितना एंगल है दोनों के बीच? 2 पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? क्या ये ऐसे झुकी हुई है? झुकेगा तब जब इसे ऐसे उठेगा,
और बराबर है तो कितना एंगल, जीरो, कुछ नहीं है तो एंगल इज जीरो। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। अब हमने इसको ऐसे उठा दिया, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आ रहा है समझ, आ रहा है। तो इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा उठाया, अब ये वाला एंगल देखिएगा, ये एंगल को अब से हैबिट बनाइए, एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे, थीटा समझते हैं आप कि नहीं समझते, समझते हो नहीं समझते। जैसे हमको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री ये सब बोलना है, तो एंगल ना बोल के हम क्या बोला करेंगे, थीटा डिग्री। थीटा इज रिजर्व फॉर एंगल। तो सपोज ये वाली जो लाइन है, सेकंड नंबर की लाइन, ये इस बिछी हुई लाइन से कितने एंगल पर है, मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा 1। ये दूसरी वाली लाइन इस पहली लाइन के ऊपर कितना ऐसे झुकी हुई है, कितने एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे। तीसरी लाइन को देखिए, तीसरी लाइन, ठीक, इस तीसरी लाइन को देखिए, ये वाला एंगल देखा, इसका मैं नाम रखता हूं थीटा 2। कौन बड़ा है, थीटा 1 के थीटा 2? कौन सा एंगल बड़ा, ये वाला एंगल बड़ा कि ये वाला एंगल बड़ा? थीटा 2 इज लार्जर देन थीटा 1, करेक्ट। अब चौथी लाइन को देखिए, चौथी लाइन का एंगल और ज्यादा है, दिस इज थीटा 3, तो थीटा 3 सबसे बड़ा है ना। अब आप पांचवी लाइन को देखिए, पांचवी लाइन को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये एंगल कितना है, थीटा, क्या लिखूं इसको मैं, थीटा 4 ना, ओके। पांचवी लाइन के लिए थीटा 4, तो सबसे बड़ा कौन है, थीटा 4, उससे छोटा थीटा 3, उससे छोटा थीटा 2। समझ आता है। तो ये एंगल हमको कोई चीज बताता है, कौन सी चीज बताता है, ध्यान से देखिए। जिसका एंगल बड़ा उस लाइन का स्लोप बड़ा, जिसका एंगल बड़ा होता है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड ये है, ठीक है, ग्राउंड के साथ जिस लाइन का एंगल ज्यादा होगा उस लाइन का स्लोप भी ज्यादा होगा। ये 1 2 3 4 5 में किस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है, 5 वाले का। तो अगर इसका स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसकी निशानी क्या होगी, इसका जो ग्राउंड से एंगल बन रहा होगा वो एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा। समझ आया। तो हम लोग यहाँ बनने वाले एंगल को देख करके ये जान जाते हैं कि इसका स्लोप कैसा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। समझे नहीं समझे, किसको देख के जानते हैं, एंगल। तो एंगल बताता है कि किस लाइन का स्लोप कम होगा, किस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक बात, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। दूसरी चीज देखिए, इसको समझने का एक दूसरा तरीका। सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पर हम एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसमें हम ऐसे स्केलिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, जैसे आपकी स्केल पटरी नहीं रहती, मान लो ऐसे हमने स्केल पटरी लगा लिया ऐसे, ये दिस इज स्केल, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक लाइन लेते जाएंगे, जैसे ये लाइन थी, लाइन नंबर 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन हमने लिया, ये हमारे स्केल पटरी को यहाँ पे टच करता है, यहाँ नंबरिंग लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइट, ये हमको हाइट दिखाएगा ना, समझ रहे हो, ठीक। ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन मान लो यहाँ पे इशारा करता है, तीसरी लाइन का इशारा यहाँ पे होता है, और चौथी लाइन का इशारा यहाँ पे होता है। ये 4 लाइनें हो गई, ठीक है, समझे कि नहीं। अब देखिए कौन सी लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। मैं लाइन का नाम रख रहा हूं ना, दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, 4 वाले का। और इसको अभी हम एंगल की भाषा में समझ रहे थे, अगर चौथी लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है चौथी लाइन का एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। दिस इज एंगल 4 मान लो, है ना। और ये पहले वाले को थीटा 1, दूसरे वाले को थीटा 2, तीसरे वाले को, तीसरा वाला ये है ना, समझ आ रहा है, दिस इज थीटा 3, ओके। तो जिसका एंगल बड़ा उस लाइन का ढलान भी ज्यादा। तो ढलान का यानी स्लोप का कनेक्शन किसके साथ हो गया, ग्राउंड के साथ। वो लाइन जितना एंगल बनाता है उस एंगल के साथ स्लोप का कनेक्शन है। अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं है। अब हम एंगल को हाइट के साथ रिलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस पहली लाइन को देखिएगा, ये वाली लाइन और ग्राउंड को देखो, दिख रहा है ये, यहां तक दिखा। इन दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा 1, ये दिखता है आपको। अगर ये थीटा 1 है तो दोनों लाइनें हमारी स्केल पटरी को जहां पे टच करती हैं कितने बड़े हाइट को दिखाती हैं, इतने बड़े हाइट को। दिखा ये हाइट, दिख रहा है। ये वाली हाइट कौन बनाता है, ये थीटा 1। एंगल बेसिकली गैप को ही तो दिखाता है, गैप। तो इस थीटा 1 के लिए गैप कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये वाली हाइट, दिखा, ठीक है। थीटा 2 को देखिए,
दिस इज थीटा 2। थीटा 2 के लिए दोनों लाइन ले जाइए आगे, ये है सेकंड लाइन और ये है ग्राउंड वाली लाइन। ए इतना बड़ा हाइट दिख रहा है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गैप है, किस एंगल के लिए? थीटा 2 के लिए। थीटा 3 के लिए ये दिखा यहाँ से यहाँ तक, ये वाली हाइट दिख रहा है, हाइट दिखा, हाँ। और थीटा 4 के लिए ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ये हाइट ज़्यादा है इसलिए चौथी लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, ये हाइट उससे कम है इसलिए तीसरी लाइन का स्लोप उससे कम होगा, ये वाली हाइट उससे भी कम है इसलिए दूसरी लाइन का स्लोप उससे कम होगा, ये वाली हाइट उससे भी कम है इसलिए इस लाइन का स्लोप सबसे कम होगा। आया समझ में? तो अब हम स्लोप को किससे रिलेट कर रहे हैं? हाइट से। जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, दो लाइन का जो गैप होता है उस गैप से जो लाइन बनती है परपेंडिकुलर लाइन, अगर उस लाइन की हाइट ज़्यादा हो गई तो ये जो डंडा ऐसे झुका हुआ है लाइन, इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। और अगर दो लाइन के बीच का गैप यानी हाइट कम हो गया तो इस लाइन का स्लोप भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्लोप का फैसला और किससे होता है? दो लाइन के बीच के हाइट से, गैप से। समझ में आता है? और गैप डिसाइड कौन करता है? एंगल। जिसका एंगल बड़ा होगा उसका गैप भी, उसका लाइन भी कैसा होगा? बीच का ज़्यादा होगा। समझ आया? और हर लाइन के लिए बेस हमने कैसा रखा है? सेम। ये चीज़ समझ आया? आया कि नहीं आया? ये बेस हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, ये स्केल है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड का ही एक दूसरा नाम हम क्या रखे दे रहे हैं? बेस। ठीक है? और जो लाइन बेस पर ऐसे 90 डिग्री खड़ी रहती है, जैसे ये फर्श है तो दीवार उस पर कितना एंगल बना करके खड़ी है? फर्श में 90 डिग्री। जो भी चीज़ किसी बेस के साथ 90 डिग्री बना करके खड़ा होगा उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? सो दिस इज नॉर्मल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर? हाँ। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ ये दो लाइन दिखाऊं, लाइन नंबर 1 और ग्राउंड को देखिए, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा? देखिए इसको, यहां तक दिखा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? इस पोर्शन को कह रहा हूं देखने के लिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो और इसको देखो, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों? है नहीं है? हम इनको यहां बनाते हैं अलग से, देखिएगा ध्यान से ना। ये एक लाइन यहां से आ गई ऐसे और दूसरी लाइन यहां से आ गई ऐसे। ठीक है? दिखा? ये कौन सा था? लाइन नंबर 1। और ये कौन सा था? लाइन नंबर 2। ठीक है? दिस इज बेस। ये बेस है और इसका नाम क्या रखे हैं? परपेंडिकुलर नाम लिखा है। ठीक है? समझे? हाँ। इस पहले ट्राइंगल को देखो, दिस इज फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री बन रहा है ना? दिखा ट्राइंगल पहला वाला? इस पहले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना था? थीटा 1। और इस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल कितना था? थीटा 2। ठीक है? दोनों ट्राइंगल के लिए बेस कैसा रखा है हमने? सेम। बेस सेम है तो अब किस लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा? इस लाइन का या इस लाइन का? फैसला किससे होगा? ये वाली हाइट से। और इस हाइट का नाम क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि बेस हमने दोनों के लिए सेम रखा है। ये वाला गैप जो है ग्राउंड का दोनों के लिए कैसा है? सेम है। तो ग्राउंड का अगर गैप सेम है, बेस सेम है दोनों के लिए, तो बेस से तो फैसला होगा नहीं, दोनों के लिए सेम है। तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। और किसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा? जिसका एंगल ज़्यादा होगा। एंगल के सामने वाला गैप ही तो परपेंडिकुलर बना रहा है ना। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसका एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली हाइट भी कैसी होगी? बड़ी होगी। क्योंकि एंगल का मुंह ऐसे खुलता जाएगा तो ये वाली हाइट क्या होती जाएगी? ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है? जागो प्यारे, जागो, सोना नहीं है। ठीक है? तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा? हाइट को ही तो परपेंडिकुलर कह रहे हैं। जिसका हाइट ज़्यादा, जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा, उसका क्या ज़्यादा? एंगल के ज़्यादा होने से ही तो ये हाइट बढ़ रही है। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका हाइट ज़्यादा, उसका परपेंडिकुलर ज़्यादा, और जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा? उसका स्लोप ज़्यादा। समझ आया? तो पूरी बात किसकी हो रही है? स्लोप की हो रही है। समझे नहीं समझे? तो स्लोप का फैसला अब किससे होगा? परपेंडिकुलर से होगा। तो यहाँ पे हम दो साइड इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक साइड परपेंडिकुलर और एक साइड बेस। परपेंडिकुलर और बेस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस, इसके रेशियो से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा,
सेक थीटा कॉट थीटा। हम आपको फिर अभी 10वीं में पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, जब हम 9वें चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम डिटेल के साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ज्ञान मुझे आपके 9वीं कक्षा से चाहिए। आउट ऑफ दिस 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस को मिला करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है? 6 में से कौन सा रेशियो बनता है? कॉसेक ना, रेशियो बनता है tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। क्या बोलते हैं उसको अपन? टेंजेंट थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमने परपेंडिकुलर इन्वॉल्व किया, यहाँ हमने बेस इन्वॉल्व किया। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या बताएगा हमको? टेंजेंट थीटा बताएगा। क्या बताएगा? इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा? इस एंगल का tan थीटा या टेंजेंट क्या होगा? इस परपेंडिकुलर और इसका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए टेंजेंट क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस। तो बेस तो सेम है, समझे नहीं समझे? तो देखिए, अगर मैं पहले ट्राइंगल के लिए tan थीटा लगाता हूँ, tan थीटा 1, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आया समझ में? और अगर हम इसका नामकरण कर दें, देखिए A B C D, ये ट्राइंगल दिख रहा है। एक ही में हम 2 ट्राइंगल दिखा रहे हैं, अदरवाइज हम अलग अलग बना के दिखा सकते हैं। अब आप पहले इसको देखिए, फर्स्ट वाले को। इसके परपेंडिकुलर का नाम क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, क्या नाम है? BC। और बेस का नाम क्या है? DC। ठीक, दूसरे ट्राइंगल में हमने टेंजेंट थीटा लगाया, ये बड़े वाले ट्राइंगल में, ये रहा इसका एंगल। तो एंगल के सामने वाला ये वाला लेंथ क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और इसका बेस कौन है? ये। तो इसके परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज DC। ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? ये 2 रेशियो कंपेयर करिए, 2 रेशियो, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा? ध्यान से देखिए, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? BC अपॉन DC को, और एक कौन सा है? AC अपॉन DC। इन दोनों रेशियो को कंपेयर करिए, कौन बड़ा कौन छोटा? तो दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है? DC DC, तो उससे तो फैसला ही नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब बड़ा कौन छोटा कौन, इसका फैसला किससे होगा? न्यूमरेटर से। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशियो ज़्यादा बड़ा होगा। समझ आया कि नहीं आया? किसका न्यूमरेटर बड़ा है? BC बड़ा कि AC बड़ा? देखिए यहाँ, दिस इज BC एंड दिस इज AC, तो बड़ा कौन है? इसका मतलब है ये ज़्यादा बड़ा। अगर ये बड़ा है तो ये पूरा रेशियो कैसा हो गया? बड़ा। और ये छोटा है तो पूरा रेशियो कैसा हो गया? छोटा। सो दिस इज लार्जर देन दिस। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं हम इस सिंबल का। ठीक है, तो ये रेशियो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब बेसिकली ये हाइट बताता किसको है? अगर हाइट ज़्यादा हो गया तो उसका क्या ज़्यादा है? स्लोप। तो ये वाली जो लाइन है, सेकंड लाइन, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसकी ढलान ज़्यादा है। समझ आया? तो इस स्लोप को निकालने के लिए हमने मेथड क्या चुना? स्लोप को निकालने के लिए मेथड क्या चुना? मेथड हमने ये चुना कि बेस हम कर देंगे सेम। जिस 2 लाइन का स्लोप हमको कंपेयर करना है, उन दोनों लाइनों को ऐसे ट्राइंगल में फंसाइए, 2 ट्राइंगल में सेम सेम, और दोनों का बेस क्या कर लीजिए? सेम कर लीजिए। अब फैसला किससे होगा? हाइट से। जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो हमने ये देखा कि ये जो छोटू ट्राइंगल था इसकी हाइट सिर्फ इतनी थी, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था इसकी हाइट इतनी बड़ी थी। दोनों का बेस सेम है, तो जिसका हाइट छोटा उस लाइन का स्लोप छोटा, और जिसकी हाइट ज़्यादा उस लाइन का स्लोप ज़्यादा। तो फैसला किससे हो रहा है स्लोप का? हाइट से। लेकिन वो हाइट हम ले कैसे रहे हैं? तो आंसर है वो हाइट हम ले रहे हैं tan थीटा के रूप में, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमने दोनों बेस को सेम रखा है, तो फैसला हम परपेंडिकुलर से करवा रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हमारा स्लोप निकालने का तरीका हो गया। क्या तरीका? हाँ, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करिए, जो भी रेशियो बनेगा वही रेशियो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। आया समझ? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप के लिए ना हम एक सिंबल रिजर्व कर रहे हैं। स्लोप को हमेशा हम दिखाएंगे स्मॉल m से। किससे दिखाना है? m मतलब स्लोप। ठीक है, किससे दिखाना है? स्मॉल m से। और स्लोप का कैलकुलेशन हम किससे करने वाले हैं? tan थीटा से। तो टेंजेंट थीटा हमको मैथमेटिक्स में क्या देता है? किसी भी लाइन का स्लोप देता है कि उसमें कितना झुकाव है, कितना ढलान है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ ए लाइन m गिवन एज टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा खुद किसके बराबर होता है? किस रेशियो को टेंजेंट थीटा बोला जाता है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करिए,
तो जो रेशियो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो आप चाहे टेंजेंट थीटा से निकालिए या परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालिए, दोनों केस में क्या निकल के आने वाला है, स्लोप निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ स्लोप निकालने के हमारे दो मेथड हो गए। कितने मेथड हो गए, दो मेथड। कैसे, देखिए पहला मेथड ध्यान से समझिए। हमने आपको ये वाली लाइन ऐसे बताई और आपने ऐसे ट्राइंगल बना लिया और हमने आपको बताया कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। कितना है, तो ये गिवन लाइन है ना, इस लाइन का नाम है ए बी, ये वाली लाइन जिसका स्लोप हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लाइन एंड आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये लाइन ग्राउंड के साथ कितने एंगल बना रही है, ग्राउंड ना, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राउंड। तो एक लाइन ग्राउंड के साथ कितने इंक्लिनेशन पर है, 30 डिग्री। तो मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एंगल बता रहा हूं थीटा 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा हूं इस लाइन का स्लोप बताइए। ठीक है, तो स्लोप निकालने का हमारा तरीका क्या है, हाँ, अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल पता है, यू कैन डायरेक्ट पुट टेंजेंट थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन कॉस टेन का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60 और 90 तक। ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 9वें चैप्टर में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक बात। तो अगर आपको एंगल मालूम है दो लाइन के बीच का, तो डायरेक्ट स्लोप किससे निकलेगा, टेन एंगल ले लीजिए, टेंजेंट थीटा इज द स्लोप। ठीक है, तो अगर हमको एंगल पता है दो लाइन के बीच का, तो स्लोप का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का नाम क्या है ए बी, ये स्लोप निकलेगा कैसे, निकलेगा ऐसे, टेंजेंट व्हाट इज थीटा 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, पता है नहीं पता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। कितना होता है, हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री ना, तो हम लेवल समझ गए। व्हाट इज टेन 30, 1/√3, ये वैल्यू होता है टेन 30 का। तो इसका मतलब है इस लाइन का स्लोप कितना माना जाएगा, 1/√3। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मालूम था, यहाँ पे दो लाइन के बीच का एंगल पता है, तो स्लोप निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, टेन के साथ एंगल को रखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका स्लोप बन गया। ठीक है, नहीं है। दूसरा तरीका देखिए, ये पहला तरीका हो गया। इसमें क्या लिखना चाहिए हमको, पहले तरीके में व्हेन एंगल इज गिवन, जब आपको दो लाइन के बीच का एंगल दिया रहता है तब स्लोप कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, डायरेक्ट टेन थीटा से। स्लोप m इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा, टेंजेंट थीटा। ये हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब आपको क्या दिया रहेगा, एंगल पता रहेगा दो लाइन के बीच का, तो स्लोप डायरेक्ट कैसे निकलेगा, टेन थीटा करके। ठीक है कि नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका देखिए, जब आपको एंगल नहीं बताया जाएगा, when two sides are given, एक ट्राइंगल के दो साइड आपको बताए जा रहे हैं और आपसे स्लोप पूछा जा रहा है। जैसे इसे में समझिए, दिस इज 90 डिग्री, ये वो लाइन है जिसका स्लोप निकालना है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, और यहाँ हम आपको एंगल नहीं बता रहे, ये एंगल अननोन है ना, दिख रहा है, दिस इज अननोन एंगल, मेरे को नहीं पता ये कितना डिग्री होगा। आया समझ में, नहीं आया, जोर से बोलिए। हाँ, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो ये वाली जो हाइट है, इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, कितना, और ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को हम बोल रहे हैं दिस इज 5 सेंटीमीटर। कितना है ये, 5 या 4 मान लेते हैं इसको, सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी है 3, इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। ठीक है, और हमसे बोला गया स्लोप पता करिए, तो हमको पता है स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा किस रेशियो को बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आप इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस पहचान सकते हैं। देखिए जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। बच गए दो साइड, तो ये साइड मान लो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, बिछी हुई साइड बेस है, खड़ी हुई साइड परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया। नाम अगर आप रखना चाहें परपेंडिकुलर का, सो दिस इज बी सी, 3 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा हमारा, बेस का नाम क्या है, ए सी, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। और हमसे स्लोप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे,
तो स्लोप निकालने का सीधा सा तरीका है क्या, टेंजेंट थीटा, लेकिन इसमें थीटा नहीं पता है, तो टेन थीटा किसका रेशियो होता है, P अपॉन बी का, तो डायरेक्ट हम किससे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर भी पता है बेस भी पता है, दोनों का रेशियो ही तो स्लोप कहलाता है। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रखी 3 और बेस की वैल्यू रखी 4, 3 अपॉन 4 इज व्हाट, दिस इज स्लोप। समझे नहीं समझे, समझ गए। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 4, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि स्लोप बेसिकली क्या चीज होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ लेंथ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा यूनिट। तो स्लोप की यूनिट होती है नहीं होती, नहीं होती, ये सिंपली क्या होता है, दिस इज रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो इतने गुना उतने गुना, आपने चैप्टर पढ़ा ना रेशियो का, रेशियो में क्या होता है, गुना, गुना में बात होता है, समझ आया नहीं आया, हाँ। तो ये हमारा स्लोप हुआ। तो दो तरीके क्या समझ में आए आपको इससे, दो तरीके से स्लोप निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए, कब कब कैसे कैसे स्लोप निकाला जाता है और स्लोप का जनरल मीनिंग क्या होता है वो समझ में आ रहा है। जिसका एंगल बड़ा होता है उस लाइन की स्लोप ज़्यादा होती है, और एंगल को ना देख के एंगल को हम किस में चेंज कर ले रहे हैं, हाइट में, परपेंडिकुलर में, तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और परपेंडिकुलर का फैसला किससे होगा, बेस को कांस्टेंट रखते हुए टेन थीटा से। P अपॉन बी करिए, बी तो कांस्टेंट रखेंगे हम, जिसका P बड़ा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। आ रहा समझ में। और स्लोप निकालने का तरीका क्या हो गया, दो तरीके, टेंजेंट थीटा से निकाल लो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लो। तो अगर एंगल दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, टेन थीटा, और अगर एंगल नहीं दिया है, दो साइड दिया हुआ है, तो दोनों साइड को डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप निकालने के दो तरीके हो गए, ये दो तरीके समझ आए, आया नहीं आया, हाँ। लेकिन ये हमारे अभी तक काम की चीज नहीं है। अब हम आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एड्रेस, और एड्रेस किस भाषा में हम बात करते हैं यहाँ पे, किस भाषा में एड्रेस बताते हैं यहाँ पे हम, एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की तरफ का डिस्टेंस वाई की तरफ का डिस्टेंस, ऐसे बताते हैं ना। तो इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आपको काहे के लिए हम दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताएंगे, लाइन की लेंथ बताएंगे, ऐसे इस लाइन की लेंथ हम आपको क्यों बताएं, इस लाइन की लेंथ हम आपको क्यों बताएं, लेंथ बता देंगे तो आप फट से P अपॉन बी करके स्लोप जान जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, आपको इस तरह लाइन की लेंथ नहीं बताते, तो फिर क्या बताते हैं, फिर हम आपको ये बताते हैं कि देखो भैया ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और पॉइंट का क्या बता देंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स, क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। समझे नहीं समझे, समझ गए। तो देखिए ये सपोज दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसका एड्रेस हम आपको बताएंगे, ये दूसरा पॉइंट है, इसका हम एड्रेस आपको बताएंगे, ऐसे, ठीक है, समझे नहीं समझे। और अब इसका हम आपसे स्लोप पूछेंगे, तो एड्रेस कैसे बताएंगे आपको हम, एक्स कोमा वाई, तो इसको फिलहाल हम नंबर से समझ लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस मैंने आपको बताया दिस इज 1,2, और इसका एड्रेस मैंने आपको बताया दिस इज सपोज 5,7, या ऐसा करते हैं हम सबसे पहले, दो लाइन है, दो पॉइंट्स, ओके। तीसरा तरीका देखिए, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब आपको दो पॉइंट्स बताए जाएं और आपसे स्लोप पूछा जाए, तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है। पॉइंट्स के हिसाब से हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पॉइंट्स वाला है। आ रहा समझ। तो सपोज हमने आपको एक पॉइंट बताया ए, और इसका एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ 2,3, और एक दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया बी, और इसका एड्रेस हम लेते हैं 5,7, और हम आपसे पूछते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप बताइए, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप। अब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जब हम आपको दो पॉइंट देते थे और आपसे डिस्टेंस पूछते थे तो आप क्या करते थे, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, वो रिप्रेजेंट कौन करता है, लाइन। दोनों पॉइंट के बीच में हम लाइन खींच देते हैं, वही लाइन किस चीज़ को दिखाता है, डिस्टेंस को। याद आया। तो ये दो पॉइंट हैं, जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में खोजेंगे, लोकेट करेंगे, और जब दोनों पॉइंट मिल जाएंगे लाइन से जोड़ देंगे, एक लाइन नहीं बन जाएगी। तो स्लोप होता किसका, ढलान होता किसके पास है, लाइन के पास। जैसे ही लाइन बनेगी उसकी ढलान आ जाएगी, ठीक है, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको खोजिए, तो हम इसको प्लॉट करते हैं ऐसे, चलिए।
और थोड़ा साइड में बनाते हैं 5 तक जाना है ना। चलिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, नेगेटिव x नेगेटिव y, ठीक है। ओके, x मैक्सिमम कितना जाना है 2 5, तो मैक्सिमम कितना ले लें हम 1 2 3 4 5, काम चल जाएगा ना 5 तक। y मैक्सिमम कितना जाना है 3 7, पॉजिटिव ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, चलेगा, ठीक है। ये 7 वाली लाइन ऐसे रहती है ना ग्राफ पेपर में, ये 5 वाली लाइन ऐसे, ठीक, ये पॉइंट मिला, ये 2 वाली लाइन और ये 3 वाली लाइन 1 2 3, ये है पॉइंट। हो जो 2 पॉइंट मिल गए हमको। ए कहाँ पर होगा 2,3, एक्स की तरफ कितना चलना है 2, वाई की तरफ कितना चलना है 3, तो हम एक्स की तरफ कितना चले 2, वाई की तरफ कितना चले 3, यही पॉइंट है। इसका नाम क्या है 2,3, ठीक है। बी वाला पॉइंट कैसे लोकेट होगा, एक्स की तरफ 5 चलिए, वाई की तरफ 7 चलिए, तो ये हम चले एक्स की तरफ 5, वाई की तरफ 7, यही पॉइंट है। इसका नाम है बी और इसका एड्रेस क्या है 5,7। ठीक है, नींद आ रहा है, पानी पियोगे, पानी पीना है तो पी सकते हो गया। ये ढूंढा जी हमने 2 पॉइंट अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे ही 2 पॉइंट लोकेट हुआ, दोनों को स्केल पटरी मिला करके, स्केल पटरी रख के मिला के लाइन खींच दीजिए, तो लाइन नहीं बन गया, लाइन बन गया। ये जो लाइन बनता है, इस गैप को, इस लाइन को यहाँ पर हम बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल मतलब जो पिक्चर में ब्रेक नहीं मिलता 10 मिनट का कि जाओ भैया पॉपकॉर्न ले आओ, 1500 और खर्चा करो, ये वो वाला इंटरवल नहीं है ना। ठीक है, दिस गैप वी विल कॉल इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको इंटरवल। और इसी इंटरवल का स्लोप हमको निकालना है। इंटरवल मतलब लाइन, ठीक है। इंटरवल का मीनिंग क्या है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, लाइन को ही हम इंटरवल बोल रहे हैं, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए अभी भी मैं आपको क्या तरीका बता रहा था, एंगल पता है तो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा tan थीटा से, और एंगल नहीं पता है तो फिर दूसरा तरीका क्या है निकालने का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होता है, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कहाँ होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और स्लोप निकालने का एकमात्र तरीका यही है, ये या ये इकलौता तरीका है ये, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा तरीका नहीं है स्लोप निकालने का। समझ गए कि नहीं समझे। तो अगर हमको स्लोप निकालना है तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, हमको बेस चाहिए, और परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा कहाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसका मतलब हमको वहाँ क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसे बनाना है, ये इमेजिनरी लाइन हमने खींची हुई है, ये खींची हुई है, तो ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, इतना बना ना ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो दिस बिकम ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन हमको परपेंडिकुलर की हाइट, परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ नहीं पता है। समझे आप, नहीं समझे। इस ट्राइंगल में बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाली हाइट, नाम रख दो इसका मैं सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया बी सी, बेस कौन हो गया ए सी। लेकिन क्या बी सी की लेंथ बताई गई है आपको, ए सी की लेंथ बताई गई है आपको, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे करेंगे, क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता है तो आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है अब आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, बोलिए इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एड्रेस आपको दिया है 2,3, इसका एड्रेस आपको दिया है 5,7। यू आर कैपेबल टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट इट्स एड्रेस। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी से बताइए। ये वाला पॉइंट एक्स डायरेक्शन की तरफ कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पर है 3, तो इसका एड्रेस कितना हो गया 5,3। निकल गया सी का एड्रेस। आया समझ में कि नहीं आया। हाँ, अब देखो परपेंडिकुलर मैं कैसे निकाल रहा हूँ और बेस कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर देखो सब लोग, ये पॉइंट दिखा, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, ये वाले पॉइंट को देखो, इसकी हाइट कितनी है 7। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, तो बताइए ये हाइट कितनी होगी। और ये कैसे निकला, ये पूरे 7 में से आपने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। 7 में से 3 को हटा दीजिए तो ये नहीं बचेगा बीच का। तो आपने क्या किया, ये वाली हाइट निकालने के लिए
7 में से 3 को माइनस किया, आपको क्या मिल गया? इन दोनों के बीच का गैप यानी कि 4। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ मिल गई आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए। इस पूरे 7 में से आपने क्या किया? इस 3 को हटा दिया, हटाना मतलब माइनस कर दिया। तो ये दो पॉइंट के बीच का जो गैप है जिसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं वो हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक? इसी तरह से इस गैप को मुझे बताइए, ये वाला जो इंटरवल है इस इंटरवल को निकलवाइए। देखिए इस पॉइंट का एड्रेस, ये वाला पॉइंट ए यहाँ x डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? 2। और ये वाला पॉइंट सी कितनी दूरी पर है? तो ये 5 है, ये 2 है। 5 में से अगर 2 में हटा दूं तो ये गैप नहीं बचेगा। तो ये कितना आया? 3। और ये 3 कैसे निकला? आपने क्या किया? जल्दी बोलिए। 5 में से 2 निकाला, आपको कितना मिल गया? 3 मिल गया। दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 3। क्लियर है? तो आपको परपेंडिकुलर की हाइट मिल गई, कितनी है? 4, और बेस की हाइट मिल गई 3। अब जैसे ही आपको परपेंडिकुलर और बेस मिला, स्लोप निकालने का तरीका क्या है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या तरीका है जी? बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर? नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज BC, नेम ऑफ बेस इज AC। वैल्यूज पुट करवाइए। BC कैसे निकाला आपने? यहां पे लिख रहे हैं ना, स्लोप को M से दिखा रहे हैं ना, समझ गए? हाँ बोलिए, BC कैसे निकाला आपने? 7 - 3 करके। ठीक है? AC कैसे निकाला आपने? 5 - 2 करके। क्लियर? तो देखिए 7 - 3 किया, कितना आया? 4। 5 - 2 किया, कितना आया? 3। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्लोप। स्लोप निकल गया। लेकिन इस केस में क्या हमको लेंथ बताया गया था? तो हमको क्या बताया गया था? हमको कोऑर्डिनेट्स बताया गया था। क्या बताया गया था? और कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने लेंथ निकाल लिया, और जैसे परपेंडिकुलर बेस आया, डिवाइड किया, स्लोप आ गया। स्लोप निकालने का यही तरीका होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तरीका समझे। हमको क्या बताया जाएगा? 2 पॉइंट्स। ये हमने इंफॉर्मेशन क्या दी थी आपको? ये 2 पॉइंट बताए थे बस, A और B, और आपने क्या निकाल लिया उसका? स्लोप। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो तो स्लोप कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। अब बार बार आप इतना झंझट नहीं करना पसंद करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है? बना लें, ताकि आगे से जब भी हमको 2 पॉइंट्स दिखें तो हम अपने फॉर्मूले में उनको पुट करें और स्लोप निकाल लें। करेक्ट? शुरू किया जाए। तो इसी में देखिए ना, ध्यान लगाइए इधर सब लोग। देखिए, अब बजाय मैं ये 2 पॉइंट ऐसे नंबर में देने के, अगर मैं आपको x और y की भाषा में देता तो इसको मैं क्या बोलता? ध्यान से देखिएगा। इसको मैं बोलता, मैंने एक पॉइंट आपको बताया x1 और दूसरा पॉइंट आपको बताया y1। ये वाले पॉइंट का एड्रेस क्या बता दिया आपको? x2, और इसका नाम क्या रख दिया? y2। लोकेट करिए। तो जैसे अभी आप खोज रहे थे नंबर्स को, ये x1, तो इसको हम क्या मान लेते? इसको x1। तो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाता? x1। ठीक है? समझते जाना ना। x1, और इसकी ये जो हाइट है ये क्या है? y1। तो इसको बजाय 3 बोलने के मैं इसको क्या बोलता? y1। तो इसका ये वाला पॉइंट y1 हो जाता, x1, y1। ठीक है? इस पॉइंट को क्या लिखते हैं हम? x2, y2। इसका मतलब है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? x2। तो इसको 5 लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं? x2। ठीक है? तो इस b का ये वाला कोऑर्डिनेट ये कितना होता? x2। ठीक है? और ये वाली हाइट y2, तो इसको 7 लिखने के बजाय मैं क्या लिखता? y2। तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होता? y2। तो ये हो गया हमारा x2, y2, ये हो गया x1, y1। देखा? अब हम एक ट्राइंगल बनाते, तो यहाँ से ये लाइन ले लेते, यहाँ से ये लाइन ले लेते। मेन लाइन हमारी ये है ना, ये तो हमने इमेजिनरी लाइन खींचा है ट्राइंगल बनाने के लिए। तो C पॉइंट का एड्रेस क्या होता? बताइए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना। C का एड्रेस अब आप x और y की लैंग्वेज में बताइए। ये वाला पॉइंट x डायरेक्शन की तरफ कितनी दूरी पर है? तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x2। और ये वाला पॉइंट y की तरफ कितनी ऊंचाई पर है? y1। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? y1 हो गया। अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए था, तो परपेंडिकुलर के लिए आपने क्या किया? देखिए यहां से ये हाइट कितनी है? x नहीं, हाइट किससे दिखता है? y से। तो यहां से b पॉइंट की हाइट कितनी? y2। तो यहां से c पॉइंट की हाइट कितनी? अब हमको ये वाला गैप चाहिए, तो क्या करोगे? इस पूरे हाइट में से इस हाइट को माइनस कर दोगे। तो ये हाइट था y2 और ये हाइट था y1। तो ये हाइट कितना? y2 - y1। ये समझ में आया?
तो इसको 7 और 3 लिखने के बजाय मैं क्या लिखता, y2 माइनस y1। तो इस परपेंडिकुलर का गैप कितना है, y2 माइनस y1। आया समझ? इसी प्रकार से यहां मुझे लिखवाइए, चलिए बताइए इसका x डायरेक्शन में गैप कितना है x1, और y यहां पे इस पॉइंट का x डायरेक्शन में गैप कितना है x2। तो ये पूरा डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरे x2 में से इसको हटा देते हैं x1 को, तो ये वाला गैप आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता? तो a से लेके c तक का गैप कैसे आएगा, x2 माइनस x1। दिखा? तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1, बेस कितना हो गया, x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये रहा p और ये रहा b, मिल गया लेंथ। तो हम क्या करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये नंबर लिखने के बजाय अब हम क्या लिखेंगे इसको, दिस इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर, y2 minus y1. This is perpendicular y2 minus y1 upon what is base? This is base and this is formula of slope. आया समझ? ये हमारे स्लोप का फॉर्मूला बन गया। समझे नहीं समझे? समझ गए? अब आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। y2 minus y1 upon x2 minus x1, this is slope। ये हमको स्लोप देगा। लेकिन ये है क्या चीज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या चीज होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। इसलिए सब कुछ खेल वही है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, अब 1 मिनट रुकिए, फिर आराम से लिखिएगा। इधर देखिए, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला बना। इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, पहचानिए। 4, 3, 5, कितनी? 3 कौन कौन सी? क्या क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए, इसमें क्या क्या आ रहा है? नहीं पता, जल्दी बोलो, कितनी चीजें हैं इसमें, कितनी क्वांटिटीज आई? इसमें 3 चीजें आई। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया x1 y1, एक पॉइंट का एड्रेस है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। x2 y2 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और तीसरी चीज क्या है, लाइन का स्लोप। 3 चीजें हो गई ना। इसमें जो x1 y1 है ये क्या है, पहले पॉइंट का एड्रेस। x2 y2 है ये क्या है, दूसरे पॉइंट का एड्रेस, और तीसरी चीज क्या है, स्लोप। तो कितनी चीजें आई, 2 पॉइंट आ गया और एक उस पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट से बनने वाला ये लाइन है, तो इसमें ढलान है कि नहीं, तो तीसरी चीज ढलान है। उस ढलान को हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे m ढलान, और जो भी इसकी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। समझे नहीं समझे? तो 3 चीजें क्या क्या हैं, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और लाइन का स्लोप। 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज बता के एक चीज आपसे पूछी जाएगी। आगे जो हम एक्सरसाइज बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, वो इसी पर बेस्ड रहेगा। इसमें 3 क्वांटिटी आ रही हैं, 3 में से कोई 2 चीज हम आपको बताएंगे और एक चीज आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, क्या पूछा, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या बताया, क्या पूछा। यहाँ मैंने 2 पॉइंट बताया और आपसे स्लोप पूछा। अब मैं आपसे और क्या पूछ सकता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट का एड्रेस बताऊंगा, x1 y1 या x2 y2 का, किसी का भी एक का एड्रेस बताया और उससे बनने वाली लाइन का स्लोप बता दिया। एड्रेस बता दिया एक पॉइंट और एक स्लोप बता दिया, तो आपसे क्या पूछूंगा, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा। अब उसमें किसी में हम चालाकी क्या कर सकते हैं कि बोल देंगे वो पॉइंट x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस पर है तो उसका एक कोऑर्डिनेट वैसे ही 0 हो जाएगा, कौन, x कोऑर्डिनेट। और अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो खाली आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, या तो 2 पॉइंट बताया जाएगा और आपसे स्लोप पूछा जाएगा, या एक स्लोप की वैल्यू बता दी जाएगी, एक पॉइंट की वैल्यू बता दी जाएगी, और एक दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात? दिस इज स्लोप। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान से देखिए, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करें, आराम से फिर लिखिएगा। देखिए, अभी तक हम ये बात कर रहे थे, ये एक लाइन है। सपोज हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो हम यहाँ पे जगह ले लें। ये आपने नोट किया है,
बिठा दूँ इसको मैं, देखिए सपोज ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। एक लाइन में इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनाता हूँ, ये थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, ऐसे मान लो दिस इज वन लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मैं आपसे इस लाइन का स्लोप पूछना चाह रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज द स्लोप? क्यों जीरो? कोई ढलान नहीं है, गैप हर जगह बराबर है, क्या आपका फॉर्मूला भी ये बोलता है? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5, तो मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, चलेगा? ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पॉइंट का कोई एड्रेस बोलो, 1 2, बताइए इस पॉइंट का एड्रेस कितना? 2,2, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट का एड्रेस बोलिए 4,2, करेक्ट। इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, स्लोप निकालिए। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट है, तो किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। इसको हम क्या मान लें? x1 y1, इसको क्या मान लें? x2 y2। लगाइए फॉर्मूले में, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। पुट करिए जल्दी से, y2 2, y1 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2 माइनस 2 0 अपॉन 2, बताइए 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर कितना? 0, क्योंकि 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 0 आ जाए? 0 बार। 2 के टेबल में 0 आता है? आता है नहीं आता? 2 0 जा आता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 0। हमारा फॉर्मूला भी ये बोलता है। अब हम इसको याद कर लेते हैं कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, याद रहेगा। ए लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 0, करेक्ट। अब इसमें एक दूसरा सवाल देखिए, एक लाइन हमने ऐसे बनाया, ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो दूसरा हम बना लेते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने का हमारा वही तरीका है, द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन हमको 2 पॉइंट चाहिए इसके लिए, तो हम कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दिस इज 1 2 3 4, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला। दिस इज 1 2 3 4, बताइए इसका एड्रेस बोलिए जल्दी से। 2,1, इसका एड्रेस बोलिए 2,4। निकालिए स्लोप, किसी को भी, इसको A पॉइंट मान लीजिए, इसको B पॉइंट मान लीजिए। x1 y1 आप ले सकते हैं, इसको क्या ले लूँ मैं? x1 y1, इसको क्या ले लें? x2 y2। पुट करिए, y2 माइनस y1 1 माइनस 4, ठीक है। x2 माइनस x1 2 माइनस 2, ठीक है। ये कितना हुआ? -3 डिवाइडेड बाय 0, कितना आया स्लोप? -3 डिवाइडेड बाय 0 कितना आएगा? इन्फिनिटी। देखिए -3 डिवाइडेड बाय 0, 0 का टेबल पढ़िए, -3 आ जाए, 0 0 जा 0 आया -3, 0 1 जा 0 2 जा 0 100 जा 0 1 लाख जा 0 1 करोड़ जा 0 0 मर जाए टेबल पढ़ते पढ़ते, -3 नहीं आएगा। इसलिए कितनी बार उसको टेबल पढ़ना पड़ेगा? इन्फिनिट, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिट? मैक्सिमम। इन्फिनिट का मतलब होता है सबसे बड़ा, ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमम, करेक्ट, ठीक है कि नहीं है? तो इसको आप याद रखोगे 2 चीजें,
जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप इन्फिनिटी। ये एक बार फिर से आएगा जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, दोबारा आपसे पूछेगा यही चीज़, तो वहाँ पे हम इस तरह से आंसर देंगे। हो गया? ठीक, नोट करिए यहाँ तक। बस करेंगे।